प्रकाश को देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश में क्या है? प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। तो प्रकाश क्या होता है? अपने आप में अदृश्य होता है, किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जो अन्य वस्तुएं हैं प्रकाश, वो तो खुद तो अदृश्य होता है लेकिन अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में संचरित होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है कि नहीं? तो हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है? वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है। तो जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति वाला है। पहला है तरंग प्रकृति, दूसरा है कण प्रकृति। तो जो प्रकाश होता है वो दो तरह की इसकी प्रकृति होती है। पहला तरंग प्रकृति होती है, दूसरा कण की प्रकृति होती है। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। तो स्पष्ट है कि जो प्रकाश होता है वो दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। जो प्रकाश होता है वो दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह तरंग के रूप में, कभी कभी कणों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश कैसी हैं? अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्घ्य है। ध्वनि में आधा ध है, ध्वनि में आधा ध है, तो यहाँ पे आधा ध है, ध्वनि में अनुदैर्घ्य हो गया। और जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। इसमें स है तो इसमें स, इसमें स है तो इसमें भी स है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हो गई और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हो गई। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश की चाल को देख लेते हैं किसमें कितना है। तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। स्पष्ट है कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वहाँ पे प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसे जो है म्यू कहते हैं, इसे म्यू, ये साइन म्यू का है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल यू है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सी हो तो यू इक्वल टू सी बाई म्यू होता है। स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग है और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50 होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू, जो यहाँ पे बोले थे म्यू, तो अपवर्तनांक को किससे साइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। चूंकि प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होता है। अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। तो इसीलिए किसी माध्यम में निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो माध्यम अगर सघन होगा तो उसका वेग, प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? यहाँ पे देख लेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे। एक समांग माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। तो अगर समांगी माध्यम है तो वहाँ पे प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रकाश का है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अगर कोई पारदर्शी और दूसरा भी पारदर्शी है तो एक पारदर्शी से दूसरी पारदर्शी में जा रही हैं तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे है कि जैसे ये कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई मिरर है, पारदर्शी है, तो जो यहाँ पे आपतित किरण होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम, तो यहाँ पे कोई एक किरण है और ये है अभिलंब। अभिलंब हमेशा सीधा होता है, तो ऐसी किरण यहाँ पे गई तो फिर इसके जस्ट इसके 90 डिग्री बनाए, इसके जस्ट जो है ऐसे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये हो जाता है अभिलंब। तो ये आपतित किरण है और ये जो है ये यहाँ पे एक शीशा है, दर्पण है, यहाँ पे आपतित किरण होती है और तो ये आपतित किरण इस शीशे के अंदर से जा क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एक नहीं सॉरी, ये जो विरल माध्यम है ये विरल है, ये यहाँ से इधर ये वाला एरिया सघन माध्यम है, ये वाला एरिया विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो विरल का मतलब है कि यहाँ पे जो हवाओं की जो हवा, मान लीजिए हवा है या फिर कोई चीज़ है, तो यहाँ पे दूर दूर है, दूर उनके कण कैसे हैं, दूर दूर हैं। और सघन में क्या होता है, बहुत डेंस टाइप में है, आसपास बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, तो ये है सघन। तो विरल से जब सघन में जा रही है, तो जब विरल से सघन में जाती हैं तो ये इनको जाना चाहिए था ऐसे, ये यहाँ ऐसे आई तो इनको जाना चाहिए था ऐसे इधर, लेकिन ये अपने अभिलंब से अपने अभिलंब की तरफ ये झुक गई, ये है यहाँ से गई क्या गई, ऐसे झुक गई। जिस तरफ इन्हें जाना था ऐसे इधर जाना था, लेकिन ये इधर ना जा करके थोड़ी सी इधर हो गई। तो वही है कि पहले प्रकाश में माध्यम में पहले मूल पथ से अपनी जो इनका मूल पथ है उसी से विचलित हो जाती हैं। ये घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण, जो जब ऐसे जो पहली जो जा रही हैं ये कैसी आपतित किरण है, जो पहला डाला गया है वो है आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को, जो दूसरे माध्यम में चल रही है किरण, उनको जो है अपवर्तित किरण कहते हैं। आपाती किरण दो माध्यमों के तल को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो जो आपती किरण है और आपती किरण दोनों माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण। और फिर आपतन बिंदु है, ये है आपतन बिंदु, जहाँ पे ये गिर रही है, ये है आपतन बिंदु और इससे जो कोण बनेगा वो है आपतन कोण। तो अभी आगे देखेंगे। आपाती किरण दो माध्यमों को तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उन्हें आपतन बिंदु कहते हैं। ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इस बिंदु आपतन बिंदु है, इस पर लंब खींच दिया गया, ये लंब है, लंब खींच दिया गया, खींचा गया लंब, ये लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच, जो आपाती किरण है और अभिलंब के बीच, ये आपाती किरण है और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। और फिर उसके बाद यहाँ जो अपवर्तित किरण है, यहाँ जाना था लेकिन इधर आ गई तो ये अपवर्तित किरण हो गई। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहाँ है, यहाँ पे आपाती किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, जो अपवर्तित हो गई, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये है अपवर्तन कोण, ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। फिर उसके बाद जो है आपतन मतलब ऐसे आना, आपतित किरण में तो इसीलिए इसी बना है आपतन कोण, और ये अपवर्तित है इसलिए ये बना अपवर्तन कोण। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये था विरल, ये था सघन। तो ये था अभिलंब की ओर झुक गई, जब विरल से सघन में जा रही हैं तो ये इधर जाना था, ये था इधर, और अपनी किसकी तरफ झुक गई, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ ये झुक गई। तो विरल से जब सघन में जाती हैं किरण तो क्या होता है, अपने अभिलंब की ओर ये झुक जाती है। और फिर जो ये दूसरा है,
इसमें क्या है, ये सघन है और ये विरल, ये बहुत डेंस एरिया है और ये बहुत विरल एरिया दूर दूर है। यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास है। तो जो किरण सघन माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम से आ करके जब विरल में जैसे ही जाती है तो ये क्या होता है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। इनको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो गया, अभिलंब की तरफ न जा करके ये अभिलंब से दूर हट गई, तो अपने अभिलंब से दूर हटती हैं। तो वही है, जब सघन से विरल में जाती हैं तो ये अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जब विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, परंतु जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्र बदल जाती है। अपवर्तन की क्रिया में जो प्रकाश की चाल है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रकाश की चाल भी बदल गई। प्रकाश क्योंकि जब विरल से सघन में जाएगी तो भी चाल बदल जाएगी, क्योंकि सघन में जाने पर उसकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, तीव्रता भी बदल जाती है, लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वही रहती है, वो बदलती नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपवर्तन की कुछ घटनाएं देख लेते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस वजह से, अगर हम किसी जल है तो उसमें एक छड़ डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्या देख लेते हैं, वह छोटी और सतह पर जो अंदर जो तली है उस पर जो क्या होता है, सतह पर जहाँ एकदम पास में ऊपर लेवल पर, वाटर लेवल पर क्या होता है, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये जो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि ये अपवर्तन की घटना है। यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है, तो जो हम अपवर्तन की घटना होती है इसीलिए हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपने यथार्थ स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किस वजह से होता है, तो अपवर्तन की घटना की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना भी क्यों होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है। जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो अपनी सतह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन की वजह से होता है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की वजह से होता है। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन देख लेते हैं। ये था प्रकाश का अपवर्तन, और यहाँ पे प्रिज्म कैसे अपवर्तन करता है उसे देख लेते हैं। ये सघन और विरल का देख रहे थे, अभी सघन और विरल माध्यम का अपवर्तन देख रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता कैसे है। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन देख लेते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो यह सामान्यतः कांच का बना होता है। ये प्रिज्म है, कांच का बना हुआ है। उपयुक्त में से प्रकाश किरण AB, ये जो प्रकाश की किरण AB है यहाँ से जा रही है, के अपवर्तक पृष्ठ PQ, ये PQ क्या है, ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। और जो प्रकाश है यहाँ से डाला गया, मान लीजिए टॉर्च यहाँ पे जलाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे तो क्या हुआ, ये PQ इसका पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। पर गिरने के पश्चात अभिलंब EBF अभिलंब EBF की ओर झुकती है। तो ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। इनको जाना चाहिए था इधर, इस पे जो है अभिलंब एक लंब खींच देंगे, जो लंब खींचेंगे वही होता है अभिलंब। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे तो लंब ऐसे बनेगा इसका, और फिर इसको जाना चाहिए था इधर, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किस तरफ मुड़ गई हैं, अपने अभिलंब की ओर। इस तरफ ये अभिलंब है, अपने अभिलंब की तरफ ये झुक गई हैं, झुकती हुई BC दिशा में अपवर्तित होती है। तो ये क्या है, तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, इधर से इधर जाना था इनको, तो झुक गई इधर, तो ये हो गई BC, यहाँ पे हो गई सीधे। और फिर उसके बाद ये था सघन माध्यम, और ये क्या था, विरल माध्यम। और फिर यहाँ पे जो प्रकाश की किरण सघन से कहाँ, विरल से कहाँ गई, सघन में गई। तो सघन में क्या हुआ, अपने अभिलंब की तरफ झुक गई, अपने अभिलंब की तरफ झुक गई। अब फिर अब जो है सघन में है, अब सघन में प्रकाश की किरण है इस टाइम। अब फिर उसके बाद अब क्या है, यहाँ पे पड़ रही है इस वाले पृष्ठ पर, PR वाले पृष्ठ पर।
अब जब पी आर वाले पृष्ठ पर पड़ेगी तो यहाँ पर क्या है, इस पर हम एक लंब खींचेंगे, तो लंब खींचेंगे तो ऐसे बनेगा लंब, ये लंब है। और फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे आई तो ऐसे इनको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे जाने की बजाय ये अपने अभिलंब से क्या हो गई, ना सीधे गई और ना अभिलंब की तरफ झुकी, ये सीधे अभिलंब से किससे हो गई, दूर हो गई। तो यहाँ पे सघन है और ये है विरल। फिर सघन से जब विरल में जाती हैं तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो वही है कि जब विरल से सघन में जाती हैं तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो यही है। तो यहाँ पे देखते हैं, उपयुक्त चित्र में प्रकाश की किरण ए बी प्रिज्म के अपवर्तनांक पृष्ठ पी क्यू को गिरने के पश्चात अभिलंब ई बी एफ की ओर झुकती हुई बी सी दिशा में अपवर्तित होती हैं। आपतित किरण बी सी, ये जो है आपतित किरण बी सी पृष्ठ पी आर, ये है पी आर पर अभिलंब सी ई जी, अभिलंब सी जी एफ, अभिलंब सी जी जी सी एफ से जी सी एफ से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, हटती हुई सी डी दिशा में बाहर वायु में निकल जाती हैं, सी डी दिशा में बाहर वायु में निकल जाती हैं। इस प्रकार प्रिज्म में से ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये क्या है, प्रकाश किरण का मार्ग है। तो प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये है प्रकाश की किरण का प्रिज्म में ए बी सी डी प्रकाश किरण का मार्ग है। फिर उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। तो जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 विभिन्न रंगों का, 7 विभिन्न रंग है, मिश्रित प्रकाश होता है। ये 7 रंग है बैनी या पिनाला, तो बैनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार मतलब अभिलंब की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। जैसे यहाँ पे झुका तो ये झुकता है लेकिन अपने अभिलंब की तरफ झुकता है, लेकिन जब ये झुकता है तो ये जो प्रकाश की किरण है वो उसमें जो अंदर एब्जॉर्ब है जो 7 कलर वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो वही चीज़ है कि यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के अभिलंब आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि जो उसका वर्ण है, रंग है, उसका विक्षेपण हो जाता है, बिखर जाता है, उसका रंग बिखर जाता है, वही है वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है, और इस प्रकार जब प्रिज्म से निकलता है तो जो प्रकाश की किरणें उसमें जो 7 रंग हैं उन 7 रंगों का मार्ग अलग अलग होता है। इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसीलिए वो इनकी एक अलग अलग लेयर दिखाई देती है। सबसे पहले बैगनी, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद जामुनी, नीला, सबसे पहले बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ये सब क्यों होता है, क्योंकि इन 7 रंगों जो है का अलग अलग ये पृथक अलग प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है, और इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो फिर यहाँ पे जब प्रिज्म से बाहर निकलती हैं तो आधार की तरफ कौन रहता है, इधर सबसे ऊपर कौन रहता है, बैगनी रहता है। तो बैगनी सबसे ऊपर रहेगा तो किस तरफ रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना, जब क्योंकि यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसके जो 7 रंग हैं, जो 7 रंग जब फैले होंगे तो सबसे ऊपर बैगनी होगा। तो बैगनी किस तरफ है, अभिलंब की तरफ है। तो अभिलंब की तरफ कौन रहता है, सूर्य के प्रकाश के से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे, और जो लाल रंग है आधार की ओर सबसे ऊपर होता है। तो उसके बाद अर्थात बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो यहाँ पे है लाल रंग आएगा तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे इधर होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे लाल होगा, यहाँ होगा बैगनी, यहाँ लाल होगा, यहाँ बैगनी होगा। तो लाल रंग का विक्षेपण कम हुआ, फिर बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होगा। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग
उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग होता है। कांच में बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो कांच में बैगनी सबसे अधिक वेग, सबसे कम वेग किसका होगा, बैगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा, लाल रंग का ज़्यादा होगा। इस प्रकार बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक का क्या, किस यहाँ पे बैगनी का देख रहे हैं सबसे कम है, तो बैगनी का जब वेग कम है, तो जब बैगनी का वेग होगा कम होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट होता है, अगर बैगनी रंग का वेग कम है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। अगर लाल रंग का वेग सर्वाधिक है, लाल रंग का वेग सर्वाधिक है तो उसका जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। ये है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जैसे ही अंदर गया प्रिज्म के, फिर ऐसे अपने अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से इसके अभिलंब ऐसे होगा ना, अभिलंब इसका जाना था ये इधर अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है। फिर उसके बाद ये जैसे ही इधर जाएगा तो इसे जाना था इधर और चला गया इधर, तो लाल रंग यहाँ होगा, फिर बैगनी रंग यहाँ होगा। तो ये बैनिया पिनाला, लाल रंग इधर होगा, बैगनी रंग यहाँ होगा, लाल रंग इधर होगा, बैगनी रंग इधर होगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, इसे देख लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या है और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है अभिलंब, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, और यहाँ पर जो है कोई कोण, कोई आपतित किरण है, किरण यहाँ पे जा रही है, पॉइंट बन रहा है, पॉइंट की तरफ यहाँ लंब डाल देते हैं, तो लंब डाल देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री लंब हो गया। उसके बाद जो है यहाँ गई थी लेकिन ये वापस ऐसे ही लौट आती हैं, तो जो ये कोण होगा अभी देखते हैं वही चीज़ है। तो एक दिन जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, सघन से विरल में जा रही है, सघन है ना, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होता है। ठीक है, 90 होता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए एक ऐसा आपतन कोण कि ऐसे डालेंगे तो इस जो है 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो अपवर्तन कोण का मान जब 90 होता है, विशेष आपतन कोण, जब इसका आपतन कोण का मान 90 होगा तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान 90 मतलब कि यहीं से जा रही हैं फिर यहीं से वापस लौट आ रही हैं, तो जो है 90 होगा। तो क्या है, अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग, प्रकृति पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतराल पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री है। तो जो कांच का है और वायु का है में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण कितना है, 42 है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ये विरल है, ये सघन है, यहाँ पे जो है पूर्णांतरिक परावर्तन एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशीय रेशों ऑप्टिकल फाइबर में होता है। यहाँ से विरल है, ये सघन है, सघन से विरल में जा रही है, ये वापस लौट जा रही है। फिर उसके बाद फिर यहाँ जो है विरल से वापस, यहाँ एक तो है ये है, यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई, तो ये जो पॉइंट है ये है वो क्रांतिक कोण का है। ये जो बना हुआ है यहाँ पर मान लीजिए ए लिख देते हैं, ए, तो ए और सी का क्या हो जाएगा, ये है क्रांतिक कोण, यहाँ पे 90 डिग्री है, गया वापस आ गया, सीधा ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, तो ये है क्रांतिक कोण 90 डिग्री। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे डाला गया प्रकाश, यहाँ से यहाँ गया, ये है यहाँ से डाला गया यहाँ से, और डायरेक्ट जो है इधर ऐसे वापस आ गया, इधर से डाला गया और इधर से वापस आ गया, पूरा का पूरा पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, यहाँ से डाला गया यहाँ से, तो यही है पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं परावर्तन क्या है।
प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परिवर्तित हो सकता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। जो रजत धातु प्रकाश की उत्तम परावर्तक कौन है? रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। जो रजत धातु है वो प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। जो रजत धातु है वो प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। दर्पण क्या है? दर्पण देख लेते हैं। एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या है इसको देख लेते हैं। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी चिकनी शीट होती है। हमारी श्रृंगार में इस पर प्रयुक्त दर्पण से हम अपने चेहरे को देखते हैं, एक समतल दर्पण होता है। तो जो रोज डेली हम अपना चेहरा जिस शीशे में देखते हैं डेली, या जो घरों में यूज होता है, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण की जो दूसरी तरफ चमकीली धातु होती है वो कौन सा लेप लगाया जाता है? तो वो है रजत धातु। रजत धातु का लेप चढ़ा होता है। फिर एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाए हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण जो द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल उसे दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसीलिए समतल दर्पण में हमें हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। मतलब कि जो दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो एक आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो जो ये आभासी प्रतिबिंब है ये काल्पनिक होता है और अवास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसीलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, तो जो हम चेहरे में शीशे में देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब होता है, और काल्पनिक होता है और अवास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। जो अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी होती है और सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी होती है और कैसी होती है? सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो हमारे आकार के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दूसरी दूरी भी सेम होगी, जितनी दूरी पर वो समतल दर्पण जो बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण में जो हमें दिखाई देता है कि जितनी पीछे हम सामने है रियल में है उतनी ही पीछे दर्पण में हम पीछे दिखाई देते हैं। तो वही है, दर्पण प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण के विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। तो ये क्या है? पार्श्व उत्क्रमण है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर हम अपना दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो जो दर्पण हमारे सामने है उसका कौन सा हाथ उठता है? बायां हाथ। अगर बायां हाथ हम उठाते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में वो दाहिना हाथ उठता दिखेगा। फिर यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह पर कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले, कांच का खोखला गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कन्वेक्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देख लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात अंदर की ओर मुड़ जाती है, मुड़ी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण कैसे होता है? ऐसे होता है, जिससे ब्रैकेट होता है, जैसे नहीं ब्रैकेट से बनाते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला कौन सा दर्पण है? अवतल। जब हम यहाँ पे प्रकाश की परावर्तक अवतल सतह, ये जो है ये जो दिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के जो बाहरी हिस्सा है वो पिंड द्वारा रचित रजत की लेप यहाँ पे चढ़ी हुई है, और जो अंदर से परावर्तक सतह है ये। फिर उसके बाद व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने के लिए जो दांत का परीक्षण करते हैं, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को
पाने के लिए टार्च, वाहन की हेडलाइटों, वाहन की जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण होता है? जो वाहन की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो जो वाहन की हेडलाइट होती है, टार्च होता है। जैसे हम अब जो अपने घरों में टार्च यूज करते हैं उनमें अवतल दर्पण होता है, और जो वाहन की हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। जो सर्च लाइट होती है, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, तो वहाँ पे अवतल दर्पण होता है, किट में परावर्तक के रूप में प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण का हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग में आने वाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो दांत के परीक्षण में दांतों के परीक्षण में किया जाता है, और दूसरा है कि टार्च में, जो हमारे घर के टार्च हैं उनमें जो है अवतल दर्पण होता है। वाहन की जो हेडलाइट है उनमें अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। और फिर उसके बाद जो हजामती दर्पण, जहाँ दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण मतलब कि जो कनकेव दर्पण, इसको कनकेव बोलते हैं, कनकेव दर्पण है। उत्तल दर्पण को देख लेते हैं क्या है। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तक सतह उभरी सतह पर होता है। जो परावर्तन होता है वो उभरी सतह पर होता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में क्या देखें, जो उभरा हुआ है यहाँ पे पेंट द्वारा रक्षित है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होगा इधर पेंट होगा और इधर क्या होगा, इधर, और उत्तल दर्पण में यहाँ पेंट होगा, इधर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जैसे बना हुआ है, तो अंदर की तरफ क्या है, जो इधर वाला ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट में अंदर की तरफ पेंट द्वारा रचित रजत परत है। और जो इधर है ये क्या है, प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह है ये। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने वाले पश्च वाहन दृष्टि दर्पण के रूप में होता है। तो जो हमारे कार और बाइक वगैरह के जो बैक साइड में अरे जो बगल में जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके बगल में जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। लेंस का देख लेते हैं क्या है। लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। तो लेंस क्या होता है कि जैसे दो वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ ये, एक वक्र पृष्ठ ये, तो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ है, जैसे यहाँ पे देख लें ना, ये दोनों वक्र पृष्ठ है, वक्र है ना, वक्र मतलब गोला, ये दोनों वक्र पृष्ठ हैं, और यहाँ पे ये भी दोनों वक्र पृष्ठ है, और ये क्या है, समतल पृष्ठ है, ये है समतल पृष्ठ। तो यहाँ पे है कि दो, या तो एक वक्र पृष्ठ हो और यहाँ पे ऐसे समतल हो, और एक ऐसे हो और दूसरा ऐसे हो। ये एक, या तो दोनों वक्र रहे, या तो उसमें एक समतल हो और एक गोला, तो वही ये दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा समान पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकता है, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। जैसे दर्पण दो होते हैं ऐसे उत्तल लेंस अवतल लेंस भी होते हैं, दो लेंस होते हैं। तो उत्तल लेंस का केंद्र पर मोटा होता है, परंतु किनारों पर पतला होता है। केंद्र पर यहाँ देख रहे हैं ना, बीच में मोटा है और किनारों पे जाके पतला है, नुकीला है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, नुकीला है। तो ये है उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाला प्रकाश की किरणों के समांतर पुंज को अभिसारित एक बिंदु पर लाना करता है, एक बिंदु पर लाता है। तो अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर लाना, अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु का लाना, अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर लाना। और फिर दूसरा देख लेते हैं, जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है दूर दृष्टि दोष की स्थिति में, तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब दूर दृष्टि दोष मतलब कि जो दूर की दृष्टि है उसमें दोष हो गया है, जब दूर की दृष्टि में दोष हो गया है तो कौन सी, अरे दूर की दृष्टि और दोष को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, दोष को ऐसे कट कर देते हैं। तो दूर दृष्टि मतलब दूर की दृष्टि, तो दूर की दृष्टि होती है लेकिन पास की दृष्टि नहीं होती है, तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण है इसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि में के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए, दूर दृष्टि में दोष को कैंसिल कर दीजिए, दोष को ऐसे अपने आप से समझ लीजिए, दोष को कैंसिल कर दीजिए। दूर दृष्टि
मतलब कि जब दूर दृष्टि वाली बात आती है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, कि दूर की दृष्टि को तो हम देख पाते हैं लेकिन नज़दीक को नहीं देख पाते। और ऐसे अवतल लेंस को देख लेते हैं। यह लेंस बीच में पतला होता है किंतु किनारों पर मोटा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, बीच में पतला है और किनारों पर जाकर के ये क्या है, चौड़ा है, मोटा है। बीच में पतला होता है लेकिन किनारों पर मोटा होता है। ये अवतल सतह है, ये अवतल सतह है। फिर उसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब होता है कि अपसारी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्ट करना। अपसारी मतलब होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्ट करना भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को समांतर पुंज से अपसारित करता है, मतलब दूर दूर भगाता है। तो अपसारी का मतलब होता है दूर दूर भगाना, दूर दूर करना। तो अपसारी का मतलब होता है दूर दूर करना, और अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर करना। अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर करना, और अपसारी का मतलब है दूर दूर करना, डाइवर्जिंग, डाइवर्ट करना। तो ये है, तो क्योंकि यह प्रकाश की किरणों के समांतर पुंज को अपसारित करता है। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कौन सी दृष्टि दिखाई दे रही है, उसको निकट दृष्टि दिखा रही है। यानी कि दोष को कैंसिल कर देते हैं, निकट दृष्टि। निकट उसको अच्छे से दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो जब निकट अच्छे से दिखाई दे रहा, दूर की नहीं दिखाई दे रही, तो निकट दृष्टि दोष में इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल। तो निकट की दृष्टि, निकट की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अवतल मतलब दूर दूर भगाना, अवतल मतलब दूर दूर भगाना। और अभिसारी मतलब होता है एक केंद्र पर करना, एक बिंदु पर करना। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, दूर दृष्टि। उत्तल लेंस में क्या होता है, दूर दृष्टि। और अवतल में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अवतल में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।